नमस्कार साथियों। रोज की तरह आज तेरी मेरी कहानी में आप और हम एक साथ एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने जितने भी विचार हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, तो वो ज़रूर चैट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालें। या आप इस कार्यक्रम के तहत कैसे फ़ायदा ले पा रहे हैं या किसी को इसके द्वारा फ़ायदा मिला है, तो प्लीज़ आप उसको भी, अगर लाइव सेशन में या आफ्टर जब भी आप इसकी रिकॉर्डिंग देते हैं, तो आप जितना ज़्यादा इसमें डिटेल्स में डालते हैं तो उतना ही ज़्यादा ये मुझको और हमारे सारे साथियों का एक मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। तो प्लीज़ आप जो भी आप लोगों के विचार हैं तो वो आप मेंशन करें, और साथ में हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर आप लोग आएँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुझाव और साथ में अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको आप हम तक पहुंचाएं। कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जितनी भी मैक्सिमम समस्याएं हैं उनका जिस भी स्तर तक, हम कोई इसके लिए शुल्क नहीं लेते हैं, तो हम आपकी समस्याओं को सुन करके और उसका समाधान दें, और आपको एटलीस्ट हम एक बार कंसल्टेंसी प्रॉपर दे सकते हैं कि आपके डू एंड डोंट्स क्लियर कर सकते हैं, अगर वो हमारे साइकोलॉजिकल सर्विसेज और साइकोलॉजिकल एरिया के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतने लंबे समय से, आज हमारा 15 सेशन है और हमारे साथ रोज की तरह राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो तेरी मेरी कहानी का स्वागत है। लोगों को ये टाइटल भी बहुत पसंद आ रहा है। लोग मुझसे चर्चा कर रहे हैं कि आपने ये टाइटल बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि ये हम तेरी मेरी कहानी के जैसा बिल्कुल उसके पास नज़दीक लगता है कि ये मेरी भी कहानी है और ये हर एक की कहानी है। तो चलिए, ये टाइटल हम सबका पसंदीदा होता जा रहा है, तो ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम तेरी मेरी कहानी का हम सब लोग एक साथ हिस्सा हैं, और मेरी कहानी और आपकी कहानी धीरे धीरे एक हो रही है। तो आज हम जब बात करते हैं तो जब हम तेरी मेरी कहानी पर थोड़ा सा बात कर रहे हैं, तो उसमें एक सजेशन भी मुझे आ रहे हैं कि मैम कोशिश कर लें कि अगर कभी कोई टॉपिक है तो उसको आप जल्दी फिनिश ना करें, आप उसको 2 पार्ट्स में, उसके 2 सेशन रख लें सेम टॉपिक के। तो क्योंकि जो लोग हम रेगुलर इसको देख रहे हैं और रेगुलर इससे एजुकेट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये ईजी होगा कि हम इसको एक सिलेबस की तरह लेके चल रहे हैं कि ये लाइफ का सिलेबस है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल सेशंस को अपनी लाइफ में सीख रहे हैं और हिस्सा बना रहे हैं, और साथ ही हम बहुत सारे ऐसे अपना विजन डेवलप कर रहे हैं टूवर्ड्स साइकोलॉजिकल विजन, कि वो एक व्यक्ति का क्या क्या हो सकता है, एक बच्चे के लिए क्या हो सकता है, एज अ सिटीजन क्या हो सकता है। तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि अगर कभी सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा तो हम इसको जल्दी ना फिनिश करके हम इसको थोड़ा सा 2 सेशंस में, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस पर भी अपने जो भी आप लोगों के व्यूज़ हों तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर दें। हाय इति, हाउ आर यू? आप इतनी दूर से बिल्कुल करेक्ट टाइम पर इसे देखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। आज हम जो भी अपने आसपास घट रहा है, तो आज का हमारा अभी ड्यूरिंग जब तक ये पेंडेमिक कंडीशन है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक पर्सन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर लें, और हर एक जो पर्सपेक्टिव है, जो परसेप्शन है, उसको हम ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें। तो आज कल हम अपने आसपास हर दिन जो सब सूचनाएं सुनते हैं, उसमें अच्छी भी हैं कुछ, और कुछ दुखी करने वाली हैं। जैसे हमारा कल का सेशन उसी पर, ब्रीफ पर बेस्ड था। तो आई थिंक कि आप लोग उसमें से काफ़ी, आप लोगों को हेल्प मिली होगी। मुझे उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा था और बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए भी धन्यवाद। तो जो भी हो रहा है, इसमें हमको एक मैसेज मिल रहा है। वो मैसेज ये मिल रहा है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन ने जो भी कुछ ग्रैस्प किया,
इस पूरे एनवायरनमेंट से, चाहे वो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में हो, हमारे सोशलाइजेशन के, हमारे पर्सनल थॉट, हमारी पर्सनल ग्रोथ, कह लीजिए जिस भी चीज़ में हमारे ब्रेन ने हमको बहुत आगे तक ले गया, और लेकिन हम आज अपने शरीर से हार गए। यानी कि जो आपका जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंसी है, उससे शरीर हार गया। तो कितना बड़ा एक मैसेज है पूरी कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड को, कि हम इतना सब कुछ अर्न करके क्या ऐसा कुछ नहीं सीख पाए जिसमें कि हम अपनी बॉडी को ऐसा डेवलप कर पाते या ऐसा हेल्दी कर पाते कि वो शायद लड़ पाती। ब्रेन के पास इतने सारे थॉट हैं, इतने सारे क्लूज हैं, इतने सारे बहुत सारे मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, हर एक बात पर आर्ग्यूमेंट करने का हम वी आर रेडी एवरी टाइम। हमारी बॉडी रेडी नहीं है किसी भी झटके को सहने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बुद्धि से शरीर हार गया और शरीर से हमारा मन। यानी कि जब हमारा शरीर कमज़ोर हो गया, हम बीमार हो गए, तो हमारा मन भी हार गया, और मन से ही हमारा मनोबल होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, लाइफ में लड़ने के लिए, लाइफ के लिए लड़ने के लिए हमारे पास जो एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, विल पावर की ज़रूरत होती है, वो हमारा जब शरीर कमज़ोर हुआ तो हमारी वो विल पावर और हमारा मनोबल भी टूट गया। तो आइए आज हमारा का जो टॉपिक है वो है सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन में हम बैलेंस्ड सेल्फ परसेप्शन ड्यूरिंग पेंडेमिक, और इसके साथ साथ हमारी एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी क्या बनती है इन दिस पेंडेमिक। हम सिर्फ ऐसा तो नहीं कि अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी क्या बनती है, उस बैलेंस्ड सेल्फ परसेप्शन को हम आज समझें, और उसके बाद उस नज़रिए को डेवलप करें, और वो परसेप्शन से जब हम अपनी सेल्फ को परसीव करेंगे, जैसे सेल्फ मैंने बताया था उस दिन आप लोगों को पिछले सेशन में कि सेल्फ मीन्स मैं। तो आज हम परसीव करेंगे मैं को कि मैं क्या हूँ और कैसे हम इसको परसीव करें और उसके स्टेजेस क्या क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि जब हमारा सेल्फ का परसेप्शन बिगड़ता है तो हम वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारा जो एक चीज़ मिस हो रही होती है वो होती है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। साथ में हमें एक हमारा लैक ऑफ डिसिप्लिन, हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होता। आज की डेट में हम सब लोगों के पास वी आर एट होम, और वहाँ पर हम लोग काफ़ी लोगों की लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से पूरा रूटीन बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सेल्फ परसेप्शन इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि जब हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस भी लैक कर रहा है और साथ में हमारा डेली जो हमारा एक डिसिप्लिन लेवल है लाइफ को जीने का वो भी लैक कर रहा है, तो अक्सर ऐसी कंडीशन में जब इस तरीके की एक अनसर्टन सा कंडीशन डेवलप होती हैं तो वहाँ पर हमारा सेल्फ परसेप्शन लैक कर जाता है। हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे होते हैं, स्वयं को परसीव नहीं कर रहे होते हैं। तो उसको परसीव करने के लिए वो एक थॉट कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, अगर स्वस्थ और नहीं हूँ, अस्वस्थ हूँ तो किस एरिया में अस्वस्थ हूँ और उसका रिस्क फैक्टर क्या है। तो सेल्फ का परसेप्शन तभी इजी हो पाएगा जब ये थॉट मौजूद होगा। तो सबसे पहले तो हम इस थॉट को इंसर्ट करें अपने अंदर कि सेल्फ को परसीव करना स्टार्ट करें। तो जब हमारा ये एब्सेंट होगा तो वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस और इनडिसिप्लिन टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स रूटीन, टूवर्ड्स हमारी डेली स्केड्यूलिंग, वहाँ पर वो ऑलरेडी अपसेट हो जाएगा। तो हम आगे जब इसमें पूरा एक सिस्टम, पूरा एक 24 आवर्स को अपसेट कर देंगे तो उसके बाद हमारे अंदर एक हेल्दी रहने का जो एक मोटिवेशन है कि हम मॉर्निंग में उठ के स्प्राउट खाएं बिकॉज ऑफ
दिस रीजन, हम थोड़ी एक्सरसाइज करें, क्यों, क्योंकि इसकी ये इस कारण से। तो इन सब के पीछे जो एक बड़ा कॉज है वो क्या है, टू बी बिकम अ हेल्दी। तो हमारा जब सेल्फ परसेप्शन बिगड़ जाता है तो वहां पर हेल्दी रहने का कॉन्सेप्ट भी हमारा डिले मोड पे या एब्सेंट हो जाता है। सेल्फ परसेप्शन में वो भी हमको नहीं मिलता, हम कुछ भी कैसे भी खा रहे, हमारा कोई एजेंडा नहीं होता कि हमको कितना प्रोटीन, कितनी डाइट में क्या रेशियो लेना चाहिए। तो हम उसके बाद डाइटिशियन को भी सुनते हैं, हम उसके बाद योग गुरुओं को सुनते हैं, हम डॉक्टर को सुनते हैं, लेकिन चूंकि सेल्फ परसेप्शन एब्सेंट है तो वहां पर हम कुछ भी ले नहीं पाते या कुछ भी फॉलो नहीं कर पाते। इसके बाद एक और जो मैटर है कि जब हमारा सेल्फ परसेप्शन रेडीनेस में नहीं, मतलब तैयार नहीं है खुद को परसीव करने के लिए, खुद को इवेलुएट करने के लिए, तो वहाँ पर हम या सस्पेक्टेड हो जाते हैं, हमें अपने ऊपर डाउट होता है कि हम भी कभी भी मर सकते हैं। फिर हम ऐसे डायलॉग्स देते हैं, हम भी क्या पता जीवन का, हम भी कभी में भी हमारी डेथ हो सकती है, अब तो कोई भरोसा ही नहीं रह गया लाइफ का, कभी भी किसी का भी सुन लो। तो अक्सर कम्युनिटी में इस तरीके की चर्चाओं का हम एक्सचेंजेस करते हैं, जबकि ये चर्चाएं बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। इस तरीके की चर्चाओं को हमें बिल्कुल, अगर कोई हमें ऐसे कोटेशन या कुछ भेजता है कि आज बात कर लो, कल का क्या पता, ऐसी कोई भी अनसर्टेन जैसी कोटेशन कभी भी अच्छी नहीं होती। आप प्लीज इन सारी ऐसी कोटेशंस को ना ही उनको देखें, ना पढ़ें और ना ही आगे सर्कुलेट करें। तो हमको कंफर्म होना चाहिए कि हमारा सेल्फ क्या है और हमारी उसमें कॉन्फिडेंस और हमारा डिसिप्लिन, हमारा सेल्फ एश्योरेंस लेवल उससे बढ़ता है। साथ में हम या तो सस्पेक्टेड होते हैं अपने बारे में, और साथ में हमारा जो एक ओवर कॉन्फिडेंस, समटाइम्स यहाँ पर व्यक्ति लापरवाह हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में। बात, अरे कुछ नहीं होगा, जिस दिन जाना है चले जाएंगे, अरे क्या करना है, उसको किसने रोक लिया, वो तो ये भी करते थे। वो हमेशा बैठ के आपको ऐसे एग्जाम्पल देगा, कुछ नहीं, मैं तो मास्क वास्क लगाता नहीं हूँ, जब जो होना है, जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा, लाइक दिस। तो ये जो ये कैसे व्यक्ति इस तरीके के डायलॉग्स डिलीवर कर रहे हैं जो दूसरों को भी अपनी कम्युनिटी में एक, हम आगे चर्चा करेंगे कि ये बिहेवियर किस टाइप की वे में निकलता है, और ये भी अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस एक गलत बिहेवियर है। कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं है, मैं तो घूमता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और मैं तो यहाँ भी गया था, वहां भी गया था, कुछ नहीं होता, अब जिसको जाना है वो तो चला जाता है। कुछ लोग इस तरीके के जो एक रफ एटीट्यूड्स है, वो हमारा रफ एटीट्यूड भी हम पर बहुत भारी पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे ही लोगों का भी सेल्फ परसेप्शन कुछ भी नहीं है, उन्होंने स्वयं को परसीव ही नहीं कर रहे हैं कि उनको कितनी दिक्कत है या नहीं है, वो कंफर्म नहीं है कि स्वस्थ है, इसलिए वो डरे हुए हैं। और डरने के बाद चूंकि अपने बिहेवियर में डिसिप्लिन नहीं ला सकते, अपने बिहेवियर में को एक्वायर नहीं कर सकते कि बिल्कुल एक सुन के समझ के ओबीडियंसी, यस, यहाँ पर ओबीडियंसी का मैटर आता है कि कॉम्प्लायंस नहीं है, तो यहाँ पर उनको कोई चीज का पालन नहीं करना, तो यहाँ पर ये व्यक्ति इस तरीके के रफ डायलॉग्स डिलीवर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे अंदर सेल्फ परसेप्शन नहीं है तो हम इस तरीके के डायलॉग्स को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो बच्चे डायलॉग्स लोग भी सुनते हैं, हमारे घर के फैमिली मेंबर्स और हमारे बच्चे सुनते हैं, तो इस तरीके की टेंडेंसीज उनमें भी डेवलप होती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज होती है, प्रॉपर नहीं होता या हेल्दी नहीं होता, वहां पर हमारा ओवर प्रोटेक्टिवनेस या फिर केयरलेसनेस। लाइक केयरलेसनेस में यही हो गई कि हाथ नहीं धोना, और जो भी हमारे चीज़ें हमको गाइड करी जा रही हैं, प्रोटेक्शन फीचर्स हैं, उन सबको नहीं मानना। और यहाँ पे डायलॉग्स नहीं होते हैं, बट बिहेवियर में जो वो अप्लाई करता है कि नहीं धोना, कहीं भी हाथ लगा लेना, कहीं भी बैठ जाना, कहीं पर भी खा लेना, तो इस तरीके का वो केयरलेसनेस वाला डायलॉग्स नहीं देता, बिहेवियर करता है। उसी के जस्ट अपोजिट एक व्यक्ति का जब सेल्फ परसेप्शन डेवलप नहीं है, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, बार बार हाथ धोता है, बार बार, और इस बात के लिए वो इतना ज्यादा, मतलब ये इन्फोर्स्ड वे में उसका ये बिहेवियर हो रहा होता है कि बाकी लोगों को लगता है कि ये पर्सन जो है ये नॉर्मल नहीं है। एक्चुअल में ये नॉर्मल है, लेकिन इसका सेल्फ परसेप्शन डेवलप नहीं हो रहा, या
प्रेजेंट ही नहीं है, वो एब्सेंट है। तो आई थिंक कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब सेल्फ परसेप्शन डेवलप नहीं है, हमारा मौजूद नहीं है, तो हम किस तरीके से रिस्क को फैक्टर में है। अब हम आ जाते हैं कि जब हमारा सेल्फ परसेप्शन नहीं डेवलप है और तो हम उसको समझने और डेवलप करने के लिए क्या क्या करें, वो स्टेप्स को हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे जो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और हमारा सेल्फ परसेप्शन है, सेल्फ परसेप्शन और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ये साथ साथ चलती है, यानी कि खुद को बोध, अपना खुद के बारे में ज्ञान और हमारी जिम्मेदारी, ये दोनों चीज़ों को हम साथ में रखते हैं। तो जब हम इस पार्ट पे बात करते हैं तो आप सबसे पहले इसमें ये समझ लीजिए कि सेल्फ परसेप्शन को अपने आप को एनालाइज करने के लिए आपको सोसाइटी और जो अदर्स हैं, हर वो व्यक्ति जो आपकी बॉडी से गवर्न नहीं होता, वो हर व्यक्ति अदर्स में आता है इन साइकोलॉजी। इन सोशियोलॉजी हम कहते हैं कि जब हम हैं तो मतलब हम पूरा परिवार। यहाँ पे इन साइकोलॉजी आप खुद को भी अपने सेल्फ को हम भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर जब खुद का सेल्फ परसेप्शन करेंगे तो आप यहाँ अदर्स पे फोकस नहीं करेंगे, मेरा तो ये अच्छा है, आपका ये अच्छा नहीं है, मेरा तो ये। हर एक व्यक्ति को अपना सेल्फ परसेप्शन खुद करना होगा, सेल्फ इवेल्युएट, यानी कि खुद की स्कैनिंग। जब वो खुद की स्कैनिंग करेगा तो वो सबसे पहले देखे कि वो परसीव करे इंटरनल उसकी इफिशिएंसी क्या है, उसकी ताकत क्या है, वो कितना वॉक कर सकता है, कितना रन कर सकता है, कितना जंप कर सकता है, कितनी देर जाग सकता है, कितनी देर खड़ा रह सकता है, कितनी देर वो बोल सकता है, कितनी देर काम कर सकता है, कितनी देर, क्या इफिशिएंसी है उसकी अपनी बॉडी में। वो सबसे पहले हर एक व्यक्ति चेक करे कि मैं इतनी देर में जल्दी थक जाता हूँ, इतनी देर में मेरी ये इफिशिएंसी, अगर मैं रात में 8 घंटा नहीं सोता तो मैं मॉर्निंग में काम नहीं कर सकता। इस इफिशिएंसी को सेल्फ का मीटर रीड करना प्लस उसको पूरा उसके सारे सेक्शंस को एस्टिमेट करना, ये कहलाता है सेल्फ इफिशिएंसी। तो आप सब लोग सेल्फ इफिशिएंसी में जब आएंगे तभी आप उन चीज़ों को कॉम्प्लायंस कर पाएंगे जो चीज़ें हम, या उनका ओबीडियंसी आ पाएगी जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। जब आपको पता चलेगा कि आप थोड़ा सा वॉक करते हैं, थक जाते हैं, तब आपका गाइड में जो चार्टर बनेगा, उस चार्टर में ये डिसाइड होगा कि आपको कितने किलोमीटर वॉक करनी ज़रूरी है। यानी कि यहाँ से आप अपनी इफिशिएंसी को जैसे ही एनालाइज करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, अब आप यहीं से अपने रिस्क को परसेप्ट करना शुरू कर दीजिए। आपके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी कि थोड़ा सा वॉक करने में सांस का फूलना। रूल आउट करिए, आप में से जितने लोग भी इसे सुन रहे हैं या आगे भी जो लोग सुनेंगे, उन सब से मैं ये कहूँगी कि जैसे ही आपको अपना इफिशिएंसी पता चलती है और रिस्क फैक्टर पता चलते हैं, प्लीज नोट डाउन एंड टेक्स्ट मी। मैं उस पर पूरा रूल आउट करूंगी कि व्हाई द थिंग्स आर हैपन और विद यू, और वहां पर ये भी देखेंगे कि क्या कोई अदर फिजिकल चैलेंजेस हैं, तो वहां को उसको रूल आउट करके आपको किसको कंसल्ट करना चाहिए, वहां तक भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। हमारा मेन मोटिव ही यही है कि कैसे एक व्यक्ति को मेंटली इतना स्ट्रांग कर दिया जाए कि उसे अपने बारे में सब कुछ पता हो, वो लूप में ना हो कि वो जब एडमिट हुआ तब उसे पता चला कि उसे तो शुगर भी थी, जब वो एडमिट हुआ तब उसे पता चला कि उसका एक किडनी फंक्शन खराब था, उसे तब पता चला कि वो तो हाई बीपी का शिकार है। यानी कि हमें अपनी सेल्फ इफिशिएंसी और अपने रिस्क फैक्टर्स का हमने परसेप्ट नहीं किया था, हमने समझा ही नहीं था कि हमारे रिस्क फैक्टर और हमारा सेल्फ परसेप्शन इफिशिएंसी के पार्ट पर क्या है। तो धीरे धीरे करके हम आगे जब बढ़ते हैं, जब हमें अपने रिस्क फैक्टर पता चल जाते हैं, वहाँ पर हम एक सिविक एटीट्यूड और सिविक मैनर होता है। सिविक मैनर वो मैनर होता है जहाँ से हम एक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि मेरे अंदर मेरा हाई बीपी टेंडेंसीज है, अब मैं सिविक मैनर के तहत अपने उस हाई बीपी को कंट्रोल करती हूँ या करता हूँ, इसलिए क्योंकि ये सिविक मैनर है कि मैं अपने घर के अन्य किसी भी सदस्य को, इस कम्युनिटी के सदस्य को परेशानी में ना डालूं। अगर ऐसा सेंस
हर एक व्यक्ति में सिविक सेंस आ जाए तो एक परिवार में कोई भी सदस्य बीमार नहीं पड़ेगा, और हर बीमार होने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाएगा कि बीमार होना एक अलग बात है, लेकिन उसकी जो देख रेख कर रहा होता है उनके ऊपर किस तरीके का पहाड़ टूटता है, वो कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो कितना उनके जो चैलेंजेस हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर हर व्यक्ति इस सिविक सेंस को फॉलो करेगा तो वो अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, इस पूरे समुदाय, इस पूरी कम्युनिटी के लिए एक मिसाल कायम करेगा, क्योंकि वो अपना ध्यान सेल्फ परसेप्शन करने के बाद इसलिए रखता है क्योंकि वो अपने लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। आप यहाँ पर सभी लोग जो देख रहे हैं और सुनेंगे वो ये सोचें एक बार इसको ध्यान से कि क्या हम सब लोगों ने इस अपने सेल्फ परसेप्शन को ध्यान दिया। अगर हम इस सारे लोग इस पर सेल्फ परसेप्शन को ध्यान देते तो शायद आज जिस हालात में हम सब हैं उन हालातों में हम नहीं होते। हम सबको अपनी बॉडी का बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस, हमको रेगुलर चेकअप्स, हमको अपना सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारी कितने किलोमीटर चलने पर सांस फूलने लगती है, हम कितनी देर बोलने के बाद हमारी आवाज में कंपन आने लगता है। अगर इस तरीके के कोई भी रिस्क फैक्टर या आपकी इफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज पकड़ में आते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन ये आप तभी करेंगे जब आपकी मेंटल हेल्थ और प्लस आपका परसेप्शन सेल्फ के प्रति बहुत एक्टिव और बहुत स्मार्ट होगा। तो स्मार्ट परसेप्शन के लिए हम आगे देखते हैं एक एज, एजुकेशन और पर्सनालिटी। स्मार्ट परसेप्शन के लिए ये वैरी करता है हर एज वाले व्यक्ति के लिए। हर एज 5 साल का बच्चा जो क्लास नर्सरी में पढ़ता है वो अपने सेल्फ परसेप्शन को उसी लेवल पर डील कर सकता है। वो उसे भी हमें तैयार करना चाहिए स्कूल लेवल पर, और घर में पेरेंट्स अपने लेवल पर वो भी बता पाए आपको कि मैं जब भाग रहा था तो मेरी एकदम से धक 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 धड़कन ज़्यादा बढ़ने लग गई, या मैं जब दौड़ता हूँ तो अचानक से मेरा एक पैर लूज हो जाता है और मैं गिर जाता हूँ। ये 5 साल का बच्चा भी अपनी इफिशिएंसी को इवेल्युएट कर सकता है। तो ये तभी करेगा जब उसको ये सेंस होगा। तो हर एज में कितना उसका एजुकेशन का लेवल है और साथ में उसकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। पर्सनालिटी टाइप आप देखेंगे मेरे हर एक सेशन में पर्सनालिटी का जिक्र हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि इन साइकोलॉजी पर्सनालिटी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रंग, गोरा, काला ये सब नहीं होती। यहाँ पर पर्सनालिटी बिहेवियर के ट्रेट्स को लेकर ही बनाई जाती है कि हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हर एज और हर एजुकेशन लेवल का व्यक्ति अलग अलग तरीके से सेल्फ परसेप्शन क्रिएट करता है। पर्सनालिटी पे जब बात आती है, एक टाइप का पर्सनालिटी का व्यक्ति, वैसे सभी अपने सेल्फ परसेप्शन अच्छा सा कर सकते हैं, एक खास टाइप की पर्सनालिटी का व्यक्ति अपना सेल्फ परसेप्शन कभी भी ठीक से नहीं कर पाता, और वो किस तरीके से डिस्टर्ब करता है वो मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूं, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति, चूंकि हम जब साइकोलॉजिकल सेशन पे बात करते हैं तो हम साइकोपैथ पर ज़रूर चर्चा करेंगे कि कौन से बिहेवियर रिस्की हैं कौन से बिहेवियर रिस्की हैं और कौन से बिहेवियर साइकोपैथोलॉजी यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो एक एंटागोनिज्म होता है, एक पर्सनालिटी टाइप, उसमें उस पर्सनालिटी टाइप में विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि वो जब बात करता है, वो जब सोचता है, वो जब रिएक्ट करता है, उसमें एक एग्रेशन और एक आर्ग्यूमेंट छिपा होता है। वो हमेशा जब भी बात करेगा तो एग्रेसिव होकर, इम्पल्सिव होकर और साथ में बहस करने के लिए रेडी होता है। तो आप इस तरीके की पर्सनालिटी के व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति अपना सेल्फ परसेप्शन बहुत एडवांस रखेगा। तो हम उसको, अगर है तो हम उसे गाइड कर सकते हैं कि वो एक बार साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकता है, कंसल्टेशन ले सकता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी
पर्सनालिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति, एंटी सोशल डिसऑर्डर के व्यक्ति, इम्पल्सिव डिसऑर्डर के लोग कभी भी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में अपने बिहेवियर के लिए नहीं आते। वो अगर मैक्सिमम टाइम आते हैं तो वो सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज, नशे के लिए ही नोटिस किए जाते हैं। बाकी उनके जो अदर बिहेवियर है वो होते हैं, बट वो कभी भी उसके लिए अप्रोच नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा लैक है जो कि जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सनालिटी टाइप है, ये व्यक्ति, अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है तो अगर वो डायलॉग डिलीवरी, कुछ आर्ग्यूमेंट से वो लोगों की कमियां गिनाता है, वो लोगों को क्रिटिसाइज करता है, वो अपने आसपास सुविधाओं को क्रिटिसाइज करता है, तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स में कहीं लैकिंग है। तो जस्ट वहां पर आप उसके जैसा बनने की अपेक्षा वहां पर आपको विड्रॉल लेना सबसे अच्छा तरीका होता है। और ऐसे लोगों को ज्यादा सुनना और समझने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें। अगर वो आपके इतना करीब है तो आप उसे गाइड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको अपना बचाव करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है बहस करने की और गुस्सा करने की, और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। तो ये इस टाइप के जो व्यक्ति हैं, इनका सेल्फ परसेप्शन जो है वो कभी भी एक इनका जो बिहेवियर है और इनका जो कॉम्प्लायंस है, लाइक की आदेशों को मानना, जो चीज़ बताई जा रही है उसे मानना, वो इसमें कभी भी साथ नहीं देते। तो उसके साथ एक कोलैबोरेशन करके या उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठाकर नहीं चल पाते। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई कि आपको अपना एज, एजुकेशन और पर्सनालिटी के टाइप से ही आप अपना कर पाएंगे। अगर आप में से कोई नहीं भी कर पा रहा है और आपको लगता है मेरे अंदर भी ये बिहेवियर है, तो प्लीज आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारा प्रिडिक्शन मॉडल कैसा होना चाहिए, हम कितना प्रिडिक्ट करें कि मतलब मैं क्या मर जाऊंगी। हमें ये कंफर्मेशन पूरे अपना इफिशिएंसी, रिस्क फैक्टर और अपना एक सिविल सेंस डेवलप करने के बाद हमको ये क्यों नहीं प्रिडिक्ट हो पा रहा कि नहीं, हम अभी रिस्क में नहीं है, हम सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी है, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अपना प्रिडिक्शन मॉडल पॉजिटिव रखना चाहिए सेल्फ परसेप्शन में, कि हम ये प्रिडिक्ट ना करें कि हम मरने वाले हैं। एक और चीज़ सेल्फ परसेप्शन में सबसे ज़्यादा जो डैमेज कर रहा है हमारा सेल्फ परसेप्शन, वो इसलिए डैमेज कर रहा है क्योंकि हमारे जो एक थॉट एग्जिस्ट कर रहा है वो सिर्फ एक ही थॉट है, दैट इज डेथ रिलेटेड थॉट, कि इससे डेथ हो जाती है। तो जब
इसी पर सेंट्रलाइज रखेंगे, क्योंकि अभी जितनी भी दिक्कत आ रही है वो शरीर से रिलेटेड आ रही है। ब्रेन स्ट्रांग है बट शरीर वीक हो रहा है। तो लाइक क्या मैं किसी को हैंडशेक और हग करता हूँ? यस। सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं भीड़ वाले स्थान पर फ्रिक्वेंटली जाता हूँ? क्या मैं जिसके पास भी बैठता हूँ, क्या मैं 1 मीटर की दूरी का पालन करता हूँ? जितने प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं हम उसी की ही क्वेश्चनर एक डेवलप करेंगे। एक बना के आप चार्ट अपने पूरे फैमिली मेंबर से भी इसके 5 पॉइंट स्केल पर मार्किंग करवाइए और खुद को भी मार्किंग दीजिए। वहां से आपका सेल्फ परसेप्शन स्मार्ट हो पाएगा। आप क्या किसी के पिए हुए बॉटल या ग्लास में पानी पी लेते हैं? घर पे भी अगर ऐसा करते हैं तो ना करें। आप क्या अपने हैंड को क्लीन करने के लिए घर पर और बाहर क्या क्या यूज करते हैं, और क्या उसको रेगुलर फ्रिक्वेंटली उसका पालन करते हैं? हमेशा कभी भी मिस नहीं करते। अगर आपने ये मत सोचिए अगर वायरस है तो वो कभी एक बार मिस होने पर भी आएगा, तो कभी भी अपने आप को इसमें 5 मार्क्स मत दीजिए। अगर आप सिंगल 1 टाइम भी स्किप कर देते हैं, कभी बाहर जाते हैं और आपका सैनिटाइजर आपके पास नहीं होता है, या वंस कभी आप 6 डेज मार्केट नहीं गए लेकिन 7 डे आप ऐसे टाइम पे मार्केट जाते हैं जब मार्केट में भीड़ होती है, तो भी आप अपने आप को 5 पॉइंट नहीं दे सकते। तो ऑनेस्टी के साथ इस पूरे क्वेश्चनर को 5 पॉइंट स्केल पर फिक्स करिए। क्या आप अपनी फेस और नोज को टच करते हैं? फ्रिक्वेंटली टच करते हैं या रेयरली टच करते हैं? आपको क्या आपको जब कफ और आपको जब जुकाम होता है तो क्या आप टिश्यू पेपर को यूज करते हैं? आप कितना बार ओपनली स्प्लिट करते हैं? आप जो है आप अपने फेस और नोज को टिश्यू के साथ साथ अपनी एल्बो से ही टच करते हैं, फिंगर से और हैंड से टच नहीं करते हैं। साथ में आप अपने घर पर कितना रहते हैं? अगर आप एक बार भी ब्रेक करते हैं अपने रूल्स को तो उसे ब्रेक ही माना जाएगा। तो आप अपने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं, उसी को माना जाएगा स्टे एट होम। तो क्या आप अपने घर से बाहर निकलते हैं? ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, आप इसमें 2-3 क्वेश्चंस अपनी इफिशियंसी, अपने रिस्क फैक्टर से रिलेटेड और ऐड कर लीजिएगा और इसको 5 पॉइंट स्केल पर मार्किंग दीजिए, और मुझको तभी मैं मानूंगी कि आपको मेरे साइकोलॉजिकल सेशंस का फायदा हुआ है। और साथ में आप लोगों को एक होमवर्क भी मिलेगा जिससे कि आप अपने घर वालों का सबको ये बताएंगे कि कैसे हम अपने सेल्फ परसेप्शन को स्ट्रांग और स्मार्ट बना सकते हैं और खुद का पूरा ध्यान रख सकते हैं सिर्फ एक सेल्फ परसेप्शन को एक एडवांस लेवल पर मॉनिटर करके। और प्रोटेक्टिव मेजर्स को, ये प्रोटेक्टिव मेजर आप कहीं वॉल पे पेस्ट भी कर सकते हैं जो आपने मार्किंग दी है। आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि आप इसे वीकली बना सकते हैं कि इस वीक में स्टार्टर पर कि इस वीक में जो 5 पॉइंट मिले हैं, नेक्स्ट में मुझे 3 मिले थे क्योंकि मैंने 2 जगह रूल्स ब्रेक करे थे। तो इस तरीके से आप अपने 1 महीने का सेल्फ परसेप्शन का मॉनिटरिंग चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और याद रखिएगा साइकोलॉजिस्ट के सेशंस में होमवर्क ज़रूर होता है, तो मैं अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा होमवर्क देना शुरू करूंगी। साथ में मेरे पास एक और मेरे व्यूवर का मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा कि मैम इसमें कुछ अगर रिलैक्सेशन की छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हो जाएं या आप कुछ ऐसे टिप्स दे दें कि जिससे हम क्विकली बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर सकें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मैंने आज के लिए एक रियल स्माइल टू लाफ एक्टिविटी को सोचा है कि आप लोगों तक शेयर करूं। तो आज हमने इस सेक्शन में रखा है कि कैसे हम मुस्कुराने से हंसने तक की प्रक्रिया को, जब हम सेल्फ परसेप्शन के जोन में जाएं तो हम अपने आप को ऐसे ही परसीव करें कि कैसे हम मुस्कुराने से हंसने तक की प्रक्रिया को रख सकते हैं। तो इसको आप 4 स्टेप्स में करिए और इसमें लगभग आप 30 सेकेंड का टाइम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 सेकंड नहीं लूँगी क्योंकि मीटर भाग रहा होता है, टाइम की घड़ी आगे भाग रही होती है। तो आप इसको सबसे पहले जब भी आप अपने घर में सारे लोग बैठे हैं या आप अकेले भी बैठे हैं तो जब भी करें ये जो भी एक्सरसाइजेस हैं इसका 5 ट्रायल आप लोग करें 5 बार। 5 ट्रायल में आप लोग रियली अंदर फील करेंगे कि कुछ एक डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले नंबर 1 आप स्माइल करें, और जब आप स्माइल करें तो आप ऐसे जैसे कि आपको बहुत तेज हंसी आ रही है। तो स्माइल, नेक्स्ट स्टेप बिग स्माइल, एंड थर्ड स्टेप
more big smile, and the four last step is so again repeat, 1 2 3 4. Next one more step, 1 2 3 4. तो आज की ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? और आई थिंक कि ये सिंपल है, लेकिन अगर आपने इसके 5 ट्रायल ईमानदारी से किए, मैंने अभी बस आपको बताया है, और मेरे फेस की मसल्स और प्लस मेरे पूरे जॉ एरिया की मसल्स में एक थोड़ा सा डिफरेंट सा आया है। आप लोग मुझे बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ 5 ट्रायल करके प्लीज़ मुझे इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूर मैसेज करें, और आपके घर में जितने लोग हैं उनको भी बताएं कि इस एक्सरसाइजेस के कितने फ़ायदे हैं। लेकिन 5 ट्रायल आपको पूरे करने पड़ेंगे, और हर एक ट्रायल को, जो हर एक स्टेप है 1 2 3 4, हर स्टेप पे थोड़ी देर रुकिए। कम से कम अगर आप इसमें 7 to 8 सेकेंड एक बार स्टे करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, तो आप फील करेंगे कि 5 ट्रायल के बाद आप एक बिल्कुल रिलैक्स और अपने आप को हरा भरा सा महसूस करेंगे। और वहाँ उसके बाद जब आप 0.5 स्केल पर खुद को मार्किंग देने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा हष्ट पुष्ट और स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम आज का सेशन ओवर करते हैं। हमारे बहुत सारे और भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम यहाँ पर एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप हमारे तेरी मेरी कहानी के सेशंस को प्लीज़ शेयर करते रहिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचे, और हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका हिस्सा बना पाएँ। तो इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। नमस्कार। मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज करते रहिए, और वैक्सीन के लिए ज़रूर जाइए। नमस्कार।